हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। तो चलिए, सबसे पहले तो आज के दिन की शुरुआत जो है वो मैं करना चाहूंगा हमारे एक ऐसे प्यारे स्टूडेंट के साथ, राइट, जिनका नाम है राहुल बजाज। आज राहुल का बर्थडे है और 2018 से राहुल जो हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए लेक्चर्स को देखते आए हैं। लगभग सारे वीडियोस पर हर रोज़ उनकी एक पॉजिटिव कमेंट होती है एंड इट इज़ अ बिग मोमेंट। यू आर पार्ट ऑफ क्यूरियसली फैमिली। ऑफ कोर्स राहुल, राइट, इतने सालों का एक रिलेशन है एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने जब अपनी तैयारी की शुरुआत की और आपको एक अच्छी जॉब भी मिल गई और आपकी क्यूरियोसिटी देखिए, आप आज भी करंट अफेयर्स को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं। आपको इन सारे विषयों में आज भी उतना ही इंटरेस्ट है एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि आई एम श्योर आपने ये चीज़ जो है वो ये ऑब्जर्व की होगी कि आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने लगे हैं। हमारी दुनिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में जब हमें नॉलेज मिलती है तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम और ज़्यादा एक्सपांड होते हैं। और सोशल ओकेजन्स पर भी अगर किसी विषय पर बातचीत करनी है तो बहुत सारी राइट चीज़ें जो हैं, जो राइट नॉलेज है, वो हम शेयर कर सकते हैं। और ये चीज़ों की वजह से एक ऐसा रेवोल्यूशन क्रिएट होता है, कैसी चीज़ें क्रिएट होती हैं कि धीरे धीरे करके समाज में, लोगों में एक पॉजिटिव बदलाव आने लगता है। सो थैंक यू वेरी मच राहुल फॉर बीइंग विथ अस एंड मेरी यही प्रार्थना है कि जीवन में आपको बहुत सारी सफलताएं मिले और इसी के साथ साथ आई वुड ऑल्सो से कि जीवन में नए नए चैलेंजेस भी आपको मिले और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने की क्षमता जो है वो भी ईश्वर भगवान आपको दे। सो आई एम सो ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू। कल के वीडियो में आपने कमेंट ड्रॉप की थी कि आज आपका बर्थडे है, तो ब्लेसिंग्स हमेशा आपके पेरेंट्स की, भगवान की ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमेशा आपके साथ है और मेरी वेल विशेस जो हैं वो हमेशा आपके साथ हैं। एंड आई एम श्योर जो हमारे क्यूरियसली फैमिली के दूसरे जो व्यूवर्स हैं, दे विल ऑल्सो विश यू इन टुडेज कमेंट सेक्शन, राइट। तो अच्छा हुआ आपने मुझे इन्फॉर्म किया। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, राइट, एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव ए वर्ड विथ यू गाइज। मैं आपके साथ एक बातचीत करना चाहता हूँ। वैसे इस वीडियो के माध्यम से तो हर रोज़ मैं आपके साथ बात करता हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू गाइज एज वेल। तो आई एम श्योर आप सब जो हैं वो टेलीग्राम की जो हमारी चैनल है उसी के साथ साथ टेलीग्राम में एक चैट ग्रुप भी है, आप उसका पार्ट होंगे। सो लेट्स वर्कआउट ए डे। एक दिन शाम को लाइव सेशन रखते हैं, राइट। आई विल कम लाइव और जो चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है आई विल शेयर दोज थिंग्स विथ यू गाइज और एक के बाद एक वी कैन हैव ए डिस्कशन। तो लगभग 30-45 मिनट्स, इतना कुछ, मैक्सिमम 1 आवर, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्स 1 आवर का एक लाइव सेशन रखते हैं, राइट। और मैं भी यहाँ पर पेन पेपर लेकर बैठूंगा and I will note down if I get some suggestions from you guys, if I get some things from, तो उसके बारे में सोचिएगा आप सोच कर प्लान करके रखिएगा कि what are the things that you would like to share with me and करते हैं कैसा लाइव सेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मुझे कुछ आपके साथ शेयर करना है, कुछ आइडियाज़ जो हैं वो मुझे आपके साथ शेयर करना है। आई एम श्योर यू गाइज आर बेस्ट इन सजेस्टिंग थिंग्स दैट किस दिशा में क्यूरियसली को मुझे जिस दिशा में आगे ले जाना है, तो उसमें मुझे आपके कुछ वैल्यूएबल फीडबैक और सजेशंस चाहिए, राइट। तो like every day we have 5 important topics on our table, so let's quickly start with topic number 1. How does group captain Shubhanshu Shukla's space flight mark a turning point in India's human space flight ambitions? Discuss. ये हैं
हमारे देश के एक हीरो, कम नहीं है हीरो से, बिल्कुल कम नहीं। मीन्स आने वाले भविष्य में शुभांशु शुक्ला साहब जो हैं, उनके द्वारा जो कर्म किए गए हैं, उनके द्वारा जो एक्शंस ली गई हैं, ये हमारे देश के लाखों करोड़ों यंग माइंड्स को इग्नाइट करेंगे। अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का इस्तेमाल यहां पर कर रहा हूं। वो कहते हैं कि यंग माइंड को इग्नाइट करना, इस प्रकार की चीजों से ही यंग माइंड्स जो है वो इग्नाइट होते हैं। कहीं ना कहीं शुभांशु शुक्ला साहब ने भी एपीजे कलाम साहब को सुना होगा, पढ़ा होगा, और आई एम श्योर उनके जीवन का ये इंस्पिरेशन रहे होंगे। मीन्स मैं नहीं जानता हूं कि कोई ऐसा साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला व्यक्ति हो और वो कलाम साहब को फॉलो ना करता हो, या फिर कलाम साहब से उनको कोई प्रेरणा ना मिली हो। और अब देखिए, एक लीडर कितने सारे लीडर्स को क्रिएट करता है, और ये चेन रिएक्शन चलता ही रहता है। दिस इज द थिंग दैट वी वांट। तो ये है हमारे शुभांशु शुक्ला साहब, और इनके साथ जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि वो रवाना हो चुके हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। उन्होंने फ्लाइट स्टार्ट कर दी है। स्पेस एक्स का जो फैल्कन, स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है, आप जानते हैं, और इनका जो फैल्कन 9 रॉकेट है, तो इनके जो मेन पायलट हैं, तो ये हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला साहब हैं। उनके साथ 3 और लोग गए हैं, तो टोटल 4 लोग जो हैं, 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, वो गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ। और आज शाम, यानी कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आज 26 जून 2025 है, आज शाम तक शुभांशु शुक्ला साहब और उनका जो क्रू है वो आईएसएस पहुंच जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, राइट। 41 ईयर्स के बाद ऐसी चीज हमें देखने को मिल रही है। राकेश शर्मा साहब जो हैं, वो आज से 41 ईयर्स पहले ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन द स्पेस। और आज ये एक बहुत अच्छा दिन जो है वो हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, वी आर विटनेसिंग दिस थिंग। 41 ईयर्स पहले हम नहीं थे, लेकिन आज हम हैं, एंड वी आर विटनेसिंग दिस बिग थिंग। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 41 ईयर्स पहले जो हमारे शर्मा साहब गए थे ना, तो उस समय पर ये कोल्ड वॉर डिप्लोमेसी के मीन्स उस समय पर इट वाज नॉट मोर अबाउट कॉमर्शियल मिशन, ऐसा कोई चीज़ थी नहीं। आज ये फाल्कन जो है, ये एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, तो उसका एक कॉमर्शियल मिशन भी है, और एक इंडिजीनियस स्पेस एम्बिशन जो है भारत का, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा ये माइलस्टोन है। आप जानते हैं ना कि भारत जो है वो अभी किसकी तैयारी कर रहा है? गगनयान की तैयारी चल रही है। और ये गगनयान की तैयारी में ये शुभांशु शुक्ला साहब जो हैं वो भी जाने वाले हैं गगनयान मिशन में। शुभांशु शुक्ला इज पार्ट ऑफ गगनयान, तो वो पहले अभी जा रहे हैं। तो उनकी जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें जो है वो गगनयान को बहुत काम आने वाली है। सो दिस इज अ बिग शिफ्ट। पहले कोल्ड वॉर डिप्लोमेसी के समय पे ये जो रशिया की, सोवियत यूनियन की जो फ्लाइट गई थी, तो उसमें हमारे राकेश शर्मा साहब गए थे। लेकिन अब ये तो एक कॉमर्शियल के साथ साथ नासा, इसरो, सभी का एक कोलैबोरेशन जो है, ग्लोबल कोलैबोरेशन जो है वो स्पेस में चल रहा है, और इसमें भारत जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। शुक्ला साहब की जो फ्लाइट है ये रिकोनाइसेंस का काम करेगी, राइट। यानी कि पूरा डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ माइक्रोग्रेविटी वाले एनवायरनमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, एडाप्टेशन कैसे करना है, फिर जब वो वापस आएंगे तो उनकी डीब्रीफिंग होगी, फिर क्रू ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स सेट किए जाएंगे। तो ये हमारा जो इंडिजीनियस गगनयान प्रोजेक्ट है, उसके लिए इसरो को बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल नॉलेज जो है वो शुक्ला साहब की फ्लाइट की वजह से मिलने वाली है। और आज अगर दोस्तों जियोपॉलिटिक्स को देखें, मैंने कई बार ये चीज़ आपको समझाई है ना कि पहले 3 डोमेन थे वॉर के, यानी मिलिट्री के या फिर डिफेंस के,
राइट। इसमें एक लैंड है, देन यू हैव सी, लैंड की देखभाल आर्मी करती है, सी की देखभाल नेवी करती है, एयर की देखभाल एयरफोर्स करती है। अब एक और डोमेन बन चुका है, एंड दैट इज साइबर डोमेन, एंड देयर इज वन मोर डोमेन एंड दैट इज स्पेस। फ्यूचर के वॉरफेयर कुछ ऐसे होंगे कि किसी के साथ युद्ध आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहले आप उनके सारे सैटेलाइट्स को बंद कर देंगे, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। ना तो वो अपने फाइटर जेट्स को उड़ा पाएंगे, ना तो उनको किसी चीज के बारे में कोई क्लू होगा। तो ऐसा स्पेस डार्कनेस उनके लिए क्रिएट की जा सकती है। सो ये राइवलरी जो है, ग्रेट पावर राइवलरी, ये स्पेस में काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। और जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में, वैसे ही चाइना का दबदबा जो है वो भी स्पेस में काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। तो कहीं ना कहीं यूएसए और इंडिया इस प्रकार के स्पेस मिशंस में ज्वाइंटली पार्ट ले रहे हैं। दैट मीन्स कि एक तो दोनों की पार्टनरशिप भी है, इसी के साथ विश्वास भी है, एक दूसरे पर ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ रहा है, और टाइज जो है वो और ज्यादा मजबूत हो रही है। शुक्लास मिशन अंडरस्कोर्स इंडो अमेरिकन स्पेस कोलैबोरेशन, जैसे मैंने बताया, तो मिलिट्री डोमेन में भी काम आएगा। इसी के साथ साथ कॉमर्शियल जो डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो भी ये बहुत काम आने वाला है। और यहां से भारत ये भी दिखा रहा है कि वी आर अ वेरी सीरियस प्लेयर व्हेन इट कम्स टू स्पेस। शुक्लास फ्लाइट कुड इंस्पायर अ न्यू जनरेशन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, राइट। आज का समय कैसा है कि जो वायरल हो गया, तो जो लोग वायरल है, जिनका रीच, जो इन्फ्लुएंसर्स हम कहते हैं, तो उनकी छोटी बड़ी सारी चीजें जो हैं वो लाखों करोड़ों यंगस्टर्स देखते हैं। और जब वो अपने हीरो या फिर हीरोइन जो है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट फिल्म स्टार्स, वैसे फिल्म स्टार्स की भी अगर कहानी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंस्पायरिंग फिल्म स्टार्स हैं, लेकिन व्हेन वी से हीरो हीरोइन, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फिल्म के हीरो हीरोइन, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ हीरो हीरोइन एज वेल। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे 2 महिला ऑफिसर थे, तो मैं उनको कहूंगा कि दे आर रोल मॉडल फॉर सो मेनी फीमेल कैंडिडेट्स। फ्यूचर में बहुत सारी हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, तो उनको इंस्पायर करने का काम ये 2 महिलाएं करके चली गई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कुरैशी मैडम और व्योमिका मैडम। तो वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, किरण बेदी जी हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एंड देयर आर सो मेनी, राइट। अभी मैं आई एम जस्ट रैंडमली टेकिंग नेम्स, देयर आर सो मेनी। सुनीता विलियम्स हैं, कल्पना चावला हैं, देयर आर नॉट जस्ट इन स्पेस बट इन ऑल डिफरेंट सेक्टर्स, स्पोर्ट्स में हैं, हर जगह पर हैं। तो शुक्ला साहब जो हैं वो तो आने वाले समय में हमारे देश का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको तो बहुत बड़ी तरीके से स्पार्क और इग्नाइट करेंगे ही। और इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है, तो ये पूरी दुनिया को भी काम आएगा। और हमारे यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको लीप फ्रॉग कहते हैं। लीप फ्रॉग का मतलब ये होता है कि आप एक के बाद एक स्टेप्स नहीं चल रहे हैं। व्हाट यू आर डूइंग, आप पहले स्टेप से डायरेक्टली जंप करके 10वें स्टेप पर पहुंच गए। तो यहां पर भारत ऐसे लीप फ्रॉग कर रहा है। दूसरे देशों का जो, फॉर एग्जांपल सबसे पुराने अगर हम स्पेस मिशंस की बात करें मॉडर्न वर्ल्ड की, तो एक तो यूएसए का नाम आता है, और यूएसए के साथ साथ यूएसएसआर का नाम आता है, और उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो आए। प्रेडोमिनेंटली ये दोनों देशों ने शुरुआत की। तो जो उन्होंने इश्यूज फेस किए, जो हर्डल्स फेस किए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम उनसे सीख सकते हैं और सीखते आए हैं। और उन्होंने फॉर एग्जांपल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये सारी चीज़ें की, हमें वो ज़रूरत नहीं थी। हम स्टेप 1 से डायरेक्ट स्टेप 3 से 4 से 10 और 11 इस प्रकार से जंप कर रहे हैं। तो ये काफ़ी एक बेनिफिट जो है वो भारत को मिल रहा है, जिसको कई बार लेट कमर्स एडवांटेज भी कहा जाता है। शुक्ला साहब जो हैं वो हमारी इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट थे, मिलिट्री ऑफिसर हैं, और फिर अब स्पेस एम्बेसडर भी बने हैं। तो इंस्पिरेशन में तो कोई वो बाकी ही नहीं है, इसे मींस आउटस्टैंडिंग पर्सन। शुक्ला's mission could define an era of Indian leadership in space exploration. फ्यूचर में रेगुलर बेसिस पर हमारे यहाँ से, हमारे देश में से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स जो है वो आती जाती रहेगी। इंडियाज स्पेस एम्बिशंस अलाइंड विद ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ मिलिटराइजेशन, कमर्शियलाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। ये 3 चीज़ें जो हैं आज स्पेस का इस्तेमाल, ये 3, एक तो मिलिटराइजेशन है, एक कमर्शियल एंड एक साइंस। तो ये तीनों एंगल से
अगर देखें तो भारत जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। राइट डियर फ्रेंड्स, तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। एग्जामिन द डायलेमा फेस्ड बाय अरब स्टेट्स इन बैलेंसिंग देयर रिलेशंस विद इजराइल एंड ईरान। अब हम अरबिक देशों की बात करें तो सबसे पहले तो मैप से शुरुआत करते हैं। द रीजन इज, ये जो क्षेत्र है ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, और आप जानते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर होगी लेट्स से, तो प्रीलिम्स में डायरेक्टली मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं ना कि रेड सी के साथ कौन सा ऐसा देश, नीचे दिए गए लिस्ट में से देखिए कि रेड सी के साथ कौन सा ऐसा देश है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है या फिर बॉर्डर शेयर करता है। ऐसा ही प्रश्न जो है वो आपको जॉर्डन नदी का पूछा जा सकता है। ऐसा ही प्रश्न जो है वो किसी दूसरे देश के बारे में पूछा जा सकता है। और इतना ही नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए ही हमें इसकी तैयारी करनी है। मैप, ये जो मैप होते हैं या फिर मैप बेस्ड जो चीजें होती हैं वो समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको दुनिया के बारे में या फिर किसी क्षेत्र के बारे में और अच्छी समझदारी तभी आएगी जब आपको पता होगा कि लोकेशन कहां पर है। राइट, तो वेस्ट एशिया को आज पहले अच्छी तरीके से देखना चाहूंगा मैं। लेट मी यूज दिस लेजर पॉइंट हियर। आप देख सकते हैं दिस इज इजराइल। कल भी हमने इजराइल के बारे में बात की थी। ये रहा इजराइल, आप देख सकते हैं। राइट, डेड सी यहां पर है एज यू कैन सी। और फिर यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर है वेस्ट बैंक, ये पैलेस्टाइन का पार्ट है, और यहां पर गाजा स्ट्रिप है, ये भी पैलेस्टाइन का पार्ट है। ओके, ऊपर आप देखेंगे तो लेबनान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर यहां पर आप देखेंगे तो गोलन हाइट वाला क्षेत्र है और सीरिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहां पर जॉर्डन नदी है और जॉर्डन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहां पर है गल्फ ऑफ अकाबा। ओके, यहां पर सुएज कैनाल है, ये सुएज कैनाल वाला क्षेत्र है, ये गल्फ ऑफ सुएज है। ये इजिप्ट का पोर्शन है, ये सानाई डेजर्ट इसको कहते हैं। राइट, ये वाला क्षेत्र जो इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ से सारी मदद और ये सारी चीज़ें जो है वो गाजा स्ट्रिप में भेजी जाती हैं। एंड व्हेन वी रीच हियर, सीरिया का अगर हम देखेंगे तो ये जो पूरा तिग्रिस नदी है और ये मोसूल और ये सारा जो क्षेत्र है, ये दमास्कस को दुनिया का सबसे पुराना शहर भी कहा जाता है, द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, दमास्कस। आज की सिचुएशन थोड़ी दमास्कस की और सीरिया की हालत जो है वो बिगड़ी हुई है। फिर यहाँ पर इराक आप देख सकते हैं। इराक जो है इट इज़ शेयरिंग ए लैंड बाउंड्री विद ईरान, और यहाँ पर तुर्की जो है इट इज़ शेयरिंग लैंड बाउंड्री विद ईरान। और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो अजरबैजान इज शेयरिंग लैंड बाउंड्री विद, अजरबैजान के दो पोर्शन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। और फिर अर्मेनिया जो है वो भी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान के साथ बाउंड्री है। फिर यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ ईरान की बाउंड्री है। यहाँ पर पाकिस्तान के साथ बाउंड्री है। राइट, तो ये हो गया। यहाँ पर जॉर्डन जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ, इराक के साथ, सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कुवैत जो है ये आप यहाँ पर देखेंगे तो सऊदी और इराक के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ओके, और यहाँ पर है पर्शियन गल्फ। अब थोड़ा अगर हम नीचे आ जाए तो पर्शियन गल्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट, ये सारे जो कुवैत और ये इराक का तेल है, फिर सऊदी अरेबिया, कतर या फिर कतार इसको कहते हैं, बहरीन नाम का एक छोटा सा आइलैंड नेशन है यहाँ पर। राइट, और फिर यूएई आप जानते हैं, दुबई, अल हबीबी एंड ओमान यहाँ पर हैं। मस्कत इसका कैपिटल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है और ये गल्फ ऑफ ओमान है। एंड दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एज यू कैन सी हियर। ओमान का एक दूसरा छोटा पोर्शन लैंड का यहाँ पर भी है। ये बंदर आबाज है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, भारत की मदद से डेवलप किया गया है। इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हमने की है, तो नॉट गोइंग इनटू छोटी छोटी डिटेल्स। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अभी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से देखा था। यहाँ पर बाब अल मंदेब है, जिबूटी, एक छोटा अफ्रीकन देश है, और यहाँ पर चाइना, यूएसए, फ्रांस, यूके, इन देशों के मिलिट्री बेसिस हैं यहाँ पर। क्योंकि ये जो रेड सी है, रेड सी किसके साथ जुड़ा हुआ है? सुएज के साथ। और सुएज कैनाल से माल जो निकलता है, आता जाता है, तो यहाँ से बाब अल मंदेब से आता है। और फिर यहाँ पर एडन है, यहाँ पर यमन है, और यमन में किसकी चल रही है अभी? हुथीस की।
तो यूएसए और इनके बीच में जो इश्यूज चल रहे थे अभी कुछ समय पहले, जब ये वॉर थोड़ा इजराइल और गाज़ा वाला चल रहा था, तो इसमें ये यमन को भी अभी ये हुथीज को ईरान सपोर्ट करता है। तो ये पूरा क्षेत्र है, अरेबियन सी यहाँ पर है, राइट। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो हमने अच्छी तरीके से देख लिया है। तो आज मैंने बहुत डिटेल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसके ऊपर एक ब्रीफ नज़र डाली है, राइट। आपको एक बर्ड्स आई व्यू दिया है। तो अब इस क्षेत्र को अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा, राइट। 10 मिनट इस पर इन्वेस्ट कीजिएगा आज। ऐसा नहीं चलो कल करेंगे, नहीं, कल करेंगे तो फिर मत करिए, तो छोड़ देना, नहीं मत करना ये चीज़। अगर करना है ना तो अभी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़कर, दिस इज योर प्रायोरिटी। इफ यू कैनॉट डू इट नाउ, यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट लेटर ऑन। तो डू इट नाउ। अगर आपको मैप निकालने में मैप नहीं है आपके पास, तो यही वीडियो जो है उसको पॉज कर करके इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। एक बार हमारी डिस्कशन खत्म हो जाए तो कम बैक टू दिस पोर्शन अगेन एंड गो थ्रू इट इन डिटेल। चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इस पर आपको प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, और ये क्षेत्र के बारे में जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक वो जो डेप्थ चाहिए ना करंट अफेयर्स में, वो इस क्षेत्र को लेकर आपकी कभी नहीं बनेगी। अब इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर हो चुका है, एंड दिस इज ए बिग रिलीफ फॉर अरब स्टेट्स। ये बाकी के जो सऊदी, कतार, यूएई एक्सेट्रा के लिए एक बहुत बड़ी, एक कहता है ना, ये राहत की सांस ली। तो ये चीज हुई है उनके लिए, वरना ये रीजनल एस्केलेशन अगर होता और ज्यादा देश इसमें इन्वॉल्व हो जाते। फॉर एग्जांपल कतर के बारे में मैंने कल बताया था आपको कि कतार का जो ये जो बेस है, तो इस पर यूएसए का जो बेस है कतार में, तो वहाँ पर ईरान ने कुछ मिसाइल्स लॉन्च की थी, फिर इराक में कुछ बेस पर लॉन्च की थी मिसाइल्स। तो इसकी वजह से यूएसए इसमें इन्वॉल्व हो जाता, तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये जलने लगता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन इससे एक चीज जो साबित हुई है वो ये है, इसको आप इंडिया के साथ देखने की कोशिश कीजिए। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। क्या होता है कि ये वेस्ट एशिया वाला जो क्षेत्र है, इसमें से भारत का ऑयल आता है, राइट। दुनिया का 20% जितना ऑयल जो है वो यहां से पास होता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यानी कि दुनिया का 20% ऑयल जो है ये सारे देश जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, ओके। भारत का भी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चंक समवेयर अराउंड, मुझे अभी आंकड़ा एग्जैक्ट याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। ये पॉइंट जो है ये ऑल ऑफ द सडन मेरे दिमाग में आया है। ये 20% वाली बात तो परफेक्ट है कि दुनिया का 20% जितना ऑयल जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर निकलता है। भारत का भी एक बहुत बड़ा चंक जो है ऑयल का, जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो भी इसी क्षेत्र से आता है। तो इस क्षेत्र में जब भी इस प्रकार के कोई इश्यूज होते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो भारत जो है इसकी इकोनॉमी पर इसकी एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन झगड़ा कोई और कर रहा है, इंपैक्ट हमारे ऊपर आ रही है। फिर हमारे कितने सारे लोग वहां पर काम कर रहे हैं। ये पूरे देश, जितने देश देखे, एक ऐसा देश नहीं है जहां पर आपको भारत के लोग नहीं मिलेंगे। तो फिर उनकी जान, उनकी सेफ्टी, ये सारी चीजें भी है। तो यही चीज जो है, ऐसी ही कोई चीज जो है, समथिंग सिमिलर हैपेंस विद अरेबिक कंट्रीज एज वेल। ये अरब स्टेट्स जो हैं, खाड़ी के देश जिनको आप कह सकते हैं, या फिर जो गल्फ कंट्रीज हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से वेस्ट एशिया जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इजराइल और इनके बीच में कुछ हुआ तो फिर सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे देशों पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो उनकी हालत भी ऐसी ही है। अब जो सुन्नी अरब कंट्रीज हैं, राइट, तो ये शिया ईरान को एक थ्रेट के तौर पर देखते आए हैं, और कहीं ना कहीं ईरान जो है ये प्रॉक्सीज और इन सारी चीज़ों का, जैसे पाकिस्तान जो है ये प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, तो हमारे लिए पाकिस्तान बहुत ही डेंजरस बन जाता है। सेम सिचुएशन है ये दूसरे देशों की, कि जी हाउथीज और ये जो हुथीज है, हुथीज एंड देन यू हैव हमास एंड हिजबुल्ला। तो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता आया है ईरान। तो इसकी वजह से ये अरबिक देश जो है, दे आर लाइक दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ ईरान। एक लंबे समय से तो नहीं थे, लेकिन ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं, और ये बताया जा रहा है कि ईरान जो है ये अभी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, या फिर ईरान की कैपेसिटी जो है उसको थोड़ा कम कर दिया गया है। तो इसकी वजह से ये देश जो है दे आर फीलिंग बिट गुड। बट एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, कल की डिस्कशन में देखा कि यहाँ का जो एक बादशाह है वो अभी कौन बन गया, सबसे ताकतवर अभी यहाँ पर इस क्षेत्र में इजराइल बन गया है।
ये जो बाकी के देश हैं वो दे वांट टू फोकस ऑन अब्राहम अकॉर्ड्स। वो यूएसए और इजराइल मींस यूएसए के द्वारा यहाँ पर यूएसए के सारे देशों के साथ, यहाँ पर ईरान को छोड़कर सारे देशों के साथ रीजनेबली अच्छे रिलेशंस हैं। तो वो इजराइल यूएसए ने क्या किया कि भाई आप इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस कीजिए, तो इसके लिए अब्राहम अकॉर्ड्स आए। तो अरब देश जो है ये इस पर फोकस करना चाहते हैं। ये अब जो पैलेस्टाइन का इश्यू है उस पर उतने ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है। सो दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अरब स्टेट्स जो है दे आर फेसिंग ए डायलेमा कि भाई इसराइल के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे तो फिर ईरान जो है वो मिसबिहेव करेगा, और ईरान के साथ रिलेशन रखेंगे तो यूएसए और इसराइल भड़क जाएंगे। तो ये इनकी सिचुएशन अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके उनके मीन्स दे आर नॉट एबल टू टोटली कंट्रोल द सिचुएशन। वो कोशिश कर रहे हैं, भले ही इतने सारे पैसे हैं लेकिन इसके बावजूद भी दे आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। और एक और डेंजरस चीज़ जो है दैट इज़ के जो पैलेस्टाइन वाला इश्यू है, तो वहाँ के जो राजा महाराजा हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें ये पैलेस्टाइन वाला इश्यू से दूर जाना है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है पैलेस्टाइन की इश्यू को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट भी हो रहा है अरब रूलर्स और उनकी पॉपुलेशन के बीच में। तो चीज़ें जो है ये सिक्योरिटी और सेंटिमेंट, ये चीज़ों को बैलेंस करना यहाँ के शेख्स के लिए थोड़ा डेंजरस, या डेंजरस बट डेंजरस इज नॉट द राइट वर्ड, ये थोड़ा उनके लिए चैलेंजिंग हो रहा है। Okay, moving on to next topic. This one is about how does the controversy over the Bharat Mata image in Kerala Raj Bhavan reflect the conflict between symbolism and constitutionality? Discuss आज काफ़ी सारी डिस्कशन हमने की है। वी आर समवेयर अराउंड 27 मिनट्स, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आई वुड लाइक टू बी एट एज डीप एज पॉसिबल। इसको मैं थोड़ा फटाफट कवर नहीं करूँगा। भारत माता की जो इमेज है इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, राइट। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं और जो सिंबोलिज्म है इसके बीच में एक टेंशन हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली क्या हुआ कि जो केरला के गवर्नर साहब हैं उन्होंने भारत माता की इमेज को रखा, राइट। एक जो छवि है आपने देखी होगी भारत माता की छवि, और राजभवन में रखी थी, और जो एक फंक्शन स्टार्ट होने वाला था तो उससे पहले उन्होंने दिया जलाया, तो ये चीज़ की, राइट। तो अब वहाँ पर ये एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि वहाँ की जो सरकार है यानी कि जो सीएम और मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि भाई ये भारत माता जो हैं उनके लिए हम हमारे देश के लोगों का एक इमोशनल कनेक्ट है। हम कहते हैं ना भारत माता की जय, तो ये गलत चीज नहीं है भारत माता की जय कहना, लेकिन ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में भारत माता जो है इसके सिंबल को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है। जैसे नेशनल एम्बलम है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, तो वैसे भारत माता जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, लोगों के सेंटिमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। तो फिर से यही प्रश्न पैदा होता है कि गवर्नर की जो एक्शन होती है ना, इट शुड बी गाइडेड बाय, और गवर्नर जो है उनको गवर्नमेंट की जो एडवाइस है उसको फॉलो करना है। अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि भाई गवर्नर जो है ना वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ उनको करना नहीं है। गवर्नर को जो सरकार कहेगी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट कहेगी वही चीज करना है। यू हैव टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो अगर गवर्नमेंट की सलाह यह है कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भारत माता को स्थान नहीं दिया गया है तो फिर गवर्नर जो है वो किसी भी फंक्शंस में भारत माता जो है उनकी इमेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये भारत माता का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके इतिहास को ब्रीफली देखते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने बंगा माता की बात की थी। याद रखिए उस समय पर भारत माता की बात उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने जो रेवोल्यूशन चल रहा था बंगाल में, उस समय का जो बंगाल जो आज का बांग्लादेश है वो भी इट वाज पार्ट ऑफ दैट बंगाल, आज का हमारा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला क्षेत्र। तो बंगा माता की बात थी, बंगा माता की बात बताई थी। फिर इसकी जो पेंटिंग है वो की थी अबानींद्रनाथ
टैगोर ने। ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं तो उनके भतीजे थे। तो इन्होंने पेंटिंग की थी, बात बताई थी बंगा माता की बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने। फिर टैगोर साहब जो हैं उन्होंने पेंटिंग की। फिर आपने सुना होगा इनका नाम सिस्टर निवेदिता, सुना है इनका नाम सिस्टर निवेदिता। ये स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थे, राइट, डिसाइपल थे सिस्टर निवेदिता। उन्होंने भारत माता जो है उसको काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लीगल रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन इतिहास में अगर हम देखें, जब हमारा ये फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो उस समय पर एक सिंबोलिज्म के तौर पर, एक इमोशनल कनेक्ट के तौर पर भारत माता प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बंगा माता जो है ये फिर सिस्टर निवेदिता ने इसको भारत माता का स्वरूप दे दिया, या फिर इट मेटामॉर्फिसाइज्ड इनटू भारत माता। इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने की है। जब वो अलग अलग जगहों पर जाते थे तो वहां पर भारत माता की जय, भारत माता की जय कह के उनको उनका स्वागत किया जाता था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये बताया है अपनी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की किताब है, उसमें भी उन्होंने ये चीज मेंशन की है कि भाई जब वो पूछते थे कि भाई आप मुझे कह रहे हैं कि भारत माता की जय, राइट, तो क्या है ये भारत माता, व्हाट इज भारत माता, बताइए आप मुझे। तो वो कहते थे, जवाहरलाल नेहरू साहब जो है वो उस समय के हमारे लोगों को ये कहते थे कि ये जो भारत माता है ना, ये भारत माता रियली में अगर आप देखें तो ये भारत माता जो है वो ये जो जमीन है हमारे देश की, ये पहाड़ जो हैं, ये नदियां हैं, ये वातावरण जो है पूरा, जो हमें जीवन देता है, और इसके सारे जीव, और खास करके इसके जो लोग हैं, दैट इज आप और मैं, हम सब, वी आर भारत माता, वी आर पार्ट ऑफ दिस भारत माता। तो हम जब भारत माता की जय जो बोला जाता था स्लोगन, इट वॉज अबाउट फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ वॉट, किस चीज का फ्रीडम? क्या सिर्फ जमीन का फ्रीडम? नो, जमीन के साथ साथ, जियोग्राफी के साथ साथ, एनवायरमेंट के साथ साथ इस समाज का, यहां रहने वाले लोगों का फ्रीडम। ये भारत माता को, इस दृष्टि से वो भारत माता को देखते थे कि भारत के सारे लोग आर पार्ट ऑफ दिस भारत माता। ये जो इमोशन है, ये जो एक कनेक्ट है, तो ये इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है भारत माता। इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, जितने भी भारत के देशवासी हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत माता को जवाहरलाल नेहरू साहब ने देखा था। और ये बात उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की किताब में भी शेयर की है। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब हम लीगल चीजों की बात करते हैं, तो वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो ऑफिशियल फंक्शंस होते हैं ना, उन ऑफिशियल फंक्शंस में आप किसी रिलीजियन या फिर किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो गवर्नर और गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट है, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर पॉलिटी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूइटीज हैं उसको हाईलाइट करता है ये इश्यू। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई बार डिसीजंस, और इस प्रकार की कंट्रोवर्सीज को, ये सारे सुलझे हुए लोग होते हैं, राइट, गवर्नर पर बैठा हुआ, जो इस पोजीशन पर बैठा हुआ जो व्यक्ति हैं, जो सीएम है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, दे शुड ट्राई टू अवॉइड दिस सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सीज। और ये जो एक नेशनलिज्म जो था, उस समय का नेशनलिज्म जो आउटडेटेड, आज के समय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज एन आउटडेटेड नेशनलिज्म। तो आज का जो मॉडर्न भारत है उसको ये चीज सूट नहीं करती है, खास करके ऑफिशियल फंक्शंस में। इमोशनली भारत माता की जो छवि है उसके साथ इफ यू आर फीलिंग कनेक्टेड, दैट्स टोटली ए पर्सनल थिंग। लेकिन ऑफिशियल फंक्शंस में जो अप्रूव्ड प्रोटोकॉल्स हैं, इनको ही फॉलो करना चाहिए। किसी कोई पार्टी या फिर आरएसएस,
बीजेपी, अगर जो एक भारत माता की इमेज उनकी ऑफिसेस में हमें देखने को मिलती है, तो ये गवर्नर की ऑफिसेस में तो होना इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली ओके, राइट। सो ये जो एक पूरी कंट्रोवर्सी हुई, इट ऑफर्स लेसन्स फॉर इम्प्रूविंग governor government relationship, right? Moving on to next topic, right? I'm going to be bit quick now, right? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आया है वर्ल्ड मीट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट, हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ रैपिड वार्मिंग ऑन द कॉन्टिनेंट डिस्कस। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये पूरा एशिया का मैप है, इसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, राइट। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट यही है एशिया, एज यू नो, बहुत ही बेसिक चीज है। और ये लेटेस्ट रिपोर्ट ये कह रहा है कि एशिया इज वार्मिंग ट्वाइस एज फास्ट। हीट वेव्स, लैंडस्लाइड, साइक्लोन्स, ये सारी चीजें आ रही हैं और एक्सट्रीम वेदर जो है वो पूरे कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिल रही है। और ज़मीन के बारे में आप जानते हैं, फटाफट गर्म होती है, फटाफट ठंडी होती है कंपेयर टू ओशियंस। लेकिन इतना बड़ा लैंड मास, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मास जो है ये कॉन्टिनेंट, जब ये इतना फटाफट गर्म होता है तो इसकी वजह से आजू बाजू का जो समंदर है उसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से मरीन हीट वेव्स और ग्लेशियर रिट्रीट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और इसकी इम्पैक्ट स्मॉल फार्मर्स, जो फिशरमैन हैं, इन पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और एशिया जो क्षेत्र है, खास करके साउथ एशिया की बात करें तो जो ईस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया में आपको, ईस्ट की मैं बात करूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये वाला जो क्षेत्र है, तो यू नो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ। अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स साउथ एशिया। तो और चाइना, इंडिया की अगर हम बात करें तो फॉसिल फ्यूल के टॉप यूजर्स हैं, डर्टी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर रीलोकेट हो रही है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। चाइना ने रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी तरक्की की है, तो इससे दूसरे देशों को भी सीखने की ज़रूरत है। एंड बेसिकली वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, जिसके बारे में आप बेसिक चीज़ें जानते हैं, राइट। तो नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट बेसिकली वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। नेट ज़ीरो जो है इसको अचीव नहीं करेंगे तो ये जो पूरी मदर नेचर जिसको हम कहते हैं, राइट, ये इसको डिस्ट्रॉय हम कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट हाउ कैन द AI-171 crash serve as a watershed moment for transforming India's aviation safety culture. DGCA ने अब जो इंक्वायरी स्टार्ट की है, और मैं चाहता हूं दोस्तों जब आप फ्री हो तो आप रनवे 36 क्या नंबर था, रनवे 36 आई थिंक, ये फिल्म देखिएगा, राइट, एज अ केस स्टडी इसको देखिएगा। आपके एंटरटेनिंग भी है और काफ़ी अच्छी फिल्म है, मैं ये रेकमेंड करता हूँ आपको देखने के लिए। यू कैन वॉच इट, आई थिंक इट इज़ अवेलेबल ऑन प्राइम वीडियो। उसमें बहुत मीन्स, इसको जब आप देखें ना तो नॉट जस्ट एज ए फिल्म देख रहे हैं ऐसे मत देखिएगा, इसको आप इस क्रैश के साथ भी देखिएगा, कैसे एयरलाइन के ओनर्स कैसे बिहेव करते हैं, पायलट के साथ क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो क्रैश हुआ, तो अब डीजीसीए ने तो फुल फ्लेज में इंक्वायरी स्टार्ट कर दी और इंक्वायरी में ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि कुछ प्लेन्स के टायर्स जो हैं वो वॉर्न आउट होते हैं, कुछ जगहों पर रनवे जो हैं वो बराबर नहीं है, तो हर जगह पर अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है। व्हाट इज़ दिस? ये जो सिस्टमिक सेफ्टी लैप्सेस है ये क्या है हमारे सेक्टर, एविएशन सेक्टर में, हमारे देश के एविएशन सेक्टर में? दिस इज ए कल्चर, ये एक स्वभाव बन चुका है, ये कल्चर बन गया है कि सब चलता है, चलो कोई बात नहीं, ये क्या कोई ट्रक चला रहे हो, इस प्रकार की चीजें हैं। जैसे हमारे रोड्स पर हमें देखने को मिल रहा है ना कि सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसे बड़े बड़े गंभीर लैप्सेस डीजीसीए को मिले हैं। और इन फ्लाइट सेफ्टी की बात करें तो अभी एयर इंडिया की एक 130 नाम की फ्लाइट जो है लंदन से दिल्ली आ रही थी, तो यहां पर मिड एयर कुछ 7-8 लोग जो हैं वो बीमार हो गए और उसमें क्रू मेंबर भी हैं, जो एयर होस्टेसेस हैं वो भी बीमार हो गए। ये या तो फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है या तो फिर जो फ्लाइट में जो डीकंप्रेशन हुआ उसकी वजह से हुआ है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो इन फ्लाइट सेफ्टी, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में इतने बड़े गैप्स,
और अंडर फंडेड मेंटेनेंस, लैक्स ओवरसाइट, ये चीज़ें बहुत ही डेंजरस हैं. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. हेल्थ एंड सेफ्टी जो हैं, इसके साथ किसी भी प्रकार की बांधछूट नहीं होनी चाहिए. और दिस अप्लाइज टू एवरी वन ऑफ अस. अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अगर आपके पास कार है, जो भी है, राइट, मेक श्योर के ब्रेक्स अच्छी हों, लाइट्स चल रही हों, ब्रेक लाइट, टेल लाइट, सारी चीज़ें, इंडिकेटर्स एक्सेट्रा, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यही चीज़ जो है वो एयरक्राफ्ट से लेकर सारी जगहों पर हमें देखने को. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक अभाव तो है ही हमारे देश में हेल्थ एंड सेफ्टी के कल्चर को लेकर. बिल्डिंग्स में वो चीज़ें नज़र आती हैं, यहाँ वहाँ कितनी जगहों पर आग लगती है, राइट. देयर आर सो मेनी थिंग्स. इसके बारे में भी हमने कई बार बातचीत की है. एट द एंड ऑफ द डे लोगों की जान जो है, इट शुड बी ओवर प्रॉफिट्स. प्रायोरिटाइज लाइव्स ओवर profit. That's it. And that's everything in today's discussion, right? Thank you very much for your love and support. Video pasand aaya ho to please do share it with other students. Hit the like button, drop a comment. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. And Rahul, happy birthday again. Jai Hind.